हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और मैं लोदरवा के उन खंडरात के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहता था जहां दहशतगर्दी और तखरीबकारी का कैंप कायम किया गया था। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। रेगिस्तान की हवा में खंजर की सी काट आ गई थी। चलो अंदर चलें, मुझे सर्दी लग रही है, सीता ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसने चोगा नहीं पहना था। उसके जिस्म पर वही मुख्तसर लिबास था जो घर से रवाना होते वक्त चोगे के नीचे पहना था, मुख्तसर सी चोली और घुटनों के ऊपर तक का घाघरा। मैंने भी चोगा उतार रखा था। मैंने पाजामा और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। मेरी सारी जिंदगी कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों में गुजरी थी। राजस्थान की सर्दी मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। हम कमरे में आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। बाहर के मुकाबले में कमरे की फजा गर्म थी, मगर सीता को अब भी सर्दी लग रही थी और वो मेरे साथ लिपट कर बैठी हुई थी। और फिर वो इस तरह नींद दराज होकर सो गई कि उसका सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की और खुद भी आंखें बंद कर लीं और फिर तड़तड़ाहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सीता भी बदहवास होकर उठ गई। तड़तड़ाहट की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वो ऑटोमेटिक राइफलों की मुसलसल फायरिंग की आवाजें थीं। मैं बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा और फिर छलांग लगाकर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। फायर की यह आवाजें कंपाउंड वॉल के दूसरी तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं तो डर ही गई थी। अपने करीब सीता की आवाज सुनकर मैंने डर कर उसकी तरफ देखा। वो सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। उधर दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप है और जाहिर है मैं समझ गया। मैंने उसकी बात काट दी और इधर उधर देखने लगा। हर तरफ चिट्टी धूप फैली हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा होगा। फसील के दूसरी तरफ से रह कर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और कभी कभार बम का कोई धमाका भी फजा में गूंज पैदा कर देता। हम कुछ देर ये आवाजें सुनते रहे और फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। मैंने किचन का जायजा लिया। वहाँ जरूरत के बर्तन मौजूद थे। 3 पतीलियां, चायदानी और तामचीनी की 3-4 प्लेटें। ये सारी चीजें धुली हुई थी और लकड़ी की एक चौकी पर रखी हुई थी। किचन की दीवारें और छत धुएं से काली हो रही थी और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस किचन में एक नलका भी था जिसके नीचे प्लास्टिक की एक बाल्टी पानी से भरी हुई थी। नलके का पाइप पिछली दीवार से निकला हुआ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मंदिर के लिए पानी का ये इंतजाम कैंप की तरफ से किया गया था। कैंप में यकीनन पानी का मुतदिल इंतजाम होगा और मुझे यकीन था कि किसी बड़े जनरेटर वगैरह के जरिए बिजली का इंतजाम भी होगा, मगर मंदिर को बिजली नहीं दी गई थी। सीता ने अपनी पोटली खोल दी। उसमें चाय की पत्ती और खुश्क दूध वगैरह भी मौजूद था। मैंने किचन के अंदर एक चूल्हे में आग जला दी और सीता चाय तैयार करने लगी। हमने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी और फिर घूम फिर कर मंदिर का जायजा लेने लगे। बाकी 3 कमरों में भी किसी दरवाजे के पट नहीं थे। वो तीनों कमरे भी पहले कमरे से मुख्तलिफ नहीं थे। अलबत्ता एक कमरा किसी कदर बड़ा था और उसमें ऊपर जाने के लिए एक तंग सा जीना भी था जो दीवार के साथ साथ घूमता हुआ ऊपर चला गया था। मैंने सीता की तरफ देखा और गर्द आलूद सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। सीता भी मेरे पीछे आ रही थी। ऊपर कुशादा बालकोनियां थी जो नीचे से भी नजर आ रही थी। बालकोनियों के बाहर की तरफ तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार थी और ये दीवार कई जगहों से टूट चुकी थी। बाज़ जगहों पर दीवार तो मौजूद थी, मगर मुख्तलिफ जगहों से चंद ईंटें निकली हुई थीं और उन सुराखों के बाहर झांका जा सकता था। हम दोनों चारों तरफ घूमकर उस तरफ आ गए जहां से खंडरों के उस शहर का नजारा किया जा सकता था। खंडर मंदिर की दीवार से तकरीबन 200 गज के फासले से शुरू होते थे। मंदिर के आगे तो ऊंची दीवार थी जो न जाने कब तामीर की गई थी और उस दीवार के आगे दोनों तरफ खारदार तारों की बाड़ थी जो दूर तक चली गई थी। बाड़ तकरीबन 10 फुट ऊंची थी और इस कदर गुंजान थी कि इंसान तो क्या, बिल्ली का बच्चा भी उसमें से नहीं गुजर सकता था। लोदरवा नाम का ये कदीम शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक गांव कहना ही मुनासिब रहेगा। आबादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलते हुए ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट में फासला तय किया जा सकता था। कई गलियां थीं, छोटे छोटे चौराहे थे। कदीम खंडरों में चंद छोटी इमारतें भी नजर आ रही थीं। बाज इमारतें 2 मंजिला थीं और मेरा ख्याल था कि इन इमारतों को तामीर हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। 2 बंगला टाइप इमारतें बिल्कुल अलग थलग थीं। गाड़ियां भी मुख्तलिफ समतों में आती जाती नजर आ रही थीं और कुछ फौजी जीपें मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी दिखाई दे रही थीं। खंडरों की उस बस्ती के दूसरी तरफ सहरा में एक जगह गुबार सा उठता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर पहले वहाँ बम का धमाका हुआ था। वो जो बंगला नुमा इमारतें देख रहे हो ना, सीता ने इशारा करते हुए कहा, वो इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के माहिरीन की रिहाइश गाहें हैं। कम से कम 4 इसराइली माहिरीन इस वक्त उस बस्ती में मौजूद हैं।
इंडियन माहिरीन भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस कैंप में कम से कम 150 नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। अगर ये कैंप तबाह कर दिया जाए तो तुम अपनी कौम की बहुत बड़ी खिदमत कर सकोगे। क्या इस कैंप की तबाही से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी? और क्या कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो मंसूबा बनाया है वो खाक में मिल जाएगा? मैंने पूछा। ये कहना मुश्किल है, सीता ने जवाब दिया। जोधपुर, उदयपुर और दूसरी जगहों पर भी तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत के कैंप काम कर रहे हैं, लेकिन इजरायली माहिरीन सिर्फ इसी कैंप में हैं और यहाँ सिर्फ उन लड़कों को तरबियत दी जा रही है जिन्हें कश्मीर भेजा जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहले इस कैंप को तबाह करना जरूरी है, लेकिन इस कैंप में दाखिल होने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हें कश्मीर में फौजी कैंपों की तबाही का तजुर्बा है, यहाँ तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। सीता ने जवाब दिया। वैसे अभी हमारे पास बहुत वक्त है, अंदर दाखिल होने की कोई न कोई तरकीब मिल ही जाएगी। बातें करते हुए मैं गहरी नजरों से खंडरों की उस बस्ती का जायजा ले रहा था। एक शिकस्ता मकान के सामने दरख्त के नीचे 20-22 आदमी बैठे हुए थे। हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा हो। एक लंबा तिरंगा आदमी उनके साथ खड़ा हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में हरकत दे रहा था। उसके एक हाथ में कोई चीज भी थी, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो क्या चीज थी, वो शख्स क्या कह रहा था। और फिर एक जीप को बस्ती की गलियों में घूमकर इस तरफ आते देखकर मैं चौंक गया। वो जीप बाएं तरफ मुड़ गई। मेरी नजरें भी उस जीप के साथ साथ हरकत कर रही थी। ड्राइवर के अलावा जीप में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। अब जीप का रुख बस्ती में आमदरफ्त के उस गेट की तरफ था जो बाईं तरफ मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले पर था। गेट के अंदर की तरफ एक गार्ड रूम भी था, लेकिन वहाँ कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा था। जीप गेट के सामने रुक गई और उसी वक्त गार्ड रूम से एक लंबा तिरंगा आदमी निकल कर सामने आ गया। उसने जीप में बैठे हुए शख्स से कोई बात की और फिर खारदार तारों वाला गेट खोल दिया। जीप गेट से निकलकर जैसलमेर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगी। वो रास्ता भी मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले से गुजर गया था। मेरा ख्याल था वो जीप शहर की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर जीप का रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। वो जीप इसी तरफ आ रही है, नीचे चलो, जल्दी करो, मैंने कहा। मैं और सीता दौड़कर उस मुहराब के पास पहुंच गए जहां नीचे जाने के लिए जीना था। नीचे आते ही सीता उस कमरे में घुस गई जहां हमारा सामान रखा हुआ था। मैं भी उसके पीछे ही था। हम दोनों ने जर्द कपड़े वाले चोगे पहने और कमरे से निकल आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अपनी क्या मसरूफियात जाहिर करनी चाहिए। और फिर एक स्तून के करीब 2-3 झाड़ू देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। रात भर तेज हवा से फर्श पर रेत की तह जमी हुई थी। उस मंदिर में पुजारियों की ड्यूटी लगाने का मकसद मंदिर की देखभाल था, और देखभाल का मतलब यह था कि मंदिर में रेत जमा न होने दी जाए। मैंने एक झाड़ू उठाकर सीता की तरफ उछाल दिया और दूसरा खुद संभाल लिया, और हम दो मुख्तलिफ समतों से फर्श पर रेत साफ करने लगे। मेरे कान जीप की आवाज पर लगे हुए थे। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद ही जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी तो मैंने सीता की तरफ देखा। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। मजीद 1 मिनट बाद जीप मंदिर के सामने नमूदार होकर रुक गई। मैं और सीता अपना काम छोड़कर उस तरफ देखने लगे। अगर जीप के रुकने के बाद भी हम उस तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहते तो हमारा किरदार मुश्तबा हो सकता था। वो आदमी जीप से उतर आया। उसने जीन्स की पतलून और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। वो दरमियाने कद और गठे हुए बदन का मालिक था। क्लीन शेव और सर के बाल छोटे थे। उसकी गर्दन से पसीना बह रहा था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो हम दोनों ने उसे प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए भी झाड़ू हम दोनों के हाथों में थे। उस शख्स ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन सीता को देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शायद उसके ख्याल में यहाँ मर्द पुजारियों ही को होना चाहिए था, मगर यहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो उलझ गया था। इस दौरान ड्राइवर भी जीप से उतरकर ऊपर आ गया। हुक्म कीजिए महाराज, सीता ने कहा। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इस इलाके का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, वो शख्स बोला। जगल नाम है मेरा। मुझे मालूम है कि हर 15 दिन बाद यहाँ पुजारियों की ड्यूटी बदल जाती है, और मैं यहाँ आने वाले पुजारियों को ये वार्निंग देना अपना फर्ज समझता हूँ कि वो सिर्फ मंदिर की सेवा करें। तारों की बाढ़ में दाखिल होने की कोशिश उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुम लोगों को बाढ़ के अंदर देखकर किसी वार्निंग के बगैर गोली से उड़ा दिया जाएगा। हम समझ गए महाराज। मैंने झाड़ू नीचे फेंक कर दोनों हाथ जोड़ दिए। हम सिर्फ मंदिर की सेवा को आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस सेवा के लिए चुना गया है। हम अपने काम से काम रखेंगे। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने पूछा। पोटली उस कमरे में रखी है महाराज, मैंने इशारे से बताया। जगल नामी उस शख्स ने ड्राइवर को इशारा किया। वो कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वापस आकर उसने नफी में सर हिला दिया।
तुम लोगों के पास कोई हथियार? जगल ने कहते हुए बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम योगी और साधु लोग हैं महाराज, किसी हथियार का हमारे पास क्या काम? मैंने कहा, मैं अपने इत्मीनान के लिए तलाशी लेना चाहूंगा। जगल बोला, हमें कोई ऐतराज नहीं। मैंने जवाब दिया। जगल ने एक बार फिर ड्राइवर को इशारा किया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरा चोगा उतरवाने के बाद इस तरह मेरी जामे तलाशी लेने लगा जैसे हथियार कोई बहुत छोटी सी चीज हो जिसे पायजामे के नेफे में भी छुपाया जा सकता हो। ड्राइवर मेरी तलाशी ले रहा था और जगल खुद सीता की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसका चोगा भी उतरवा दिया गया। जगल ने चोगा झटक कर उसे जमीन पर एक तरफ डाल दिया और सीता के लिबास को टटोलने लगा। मैं कनखियों से उस तरफ देख रहा था। सीता अपना बदन चुराने की कोशिश कर रही थी और जगल उसके जिस्म को टटोल रहा था। उसने सीता के गरेबान में भी हाथ डाल दिया था। उस वक्त सीता किसमिसा कर रह गई। कोई और मौका होता तो सीता उसके चेहरे का नक्शा बदल चुकी होती, लेकिन इस वक्त वो खामोश रही। ठीक है, जगल पीछे हटते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को खबरदार कर दिया है, तारों की बाढ़ के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सीता की तरफ देखते हुए बोला, शहर के मंदिरों में तो गोपियों को देखा है, लेकिन मुझे ख्याल नहीं था कि तुम जैसी हसीन लड़की को ऐसे वीराने में भी बेच दिया जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर काहे का महाराज? सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हम धर्मचारी हैं, सेवा हमारा काम है, हमें डर क्यों लगने लगा? ठीक है, शायद तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो। जगल ने ड्राइवर को इशारा किया और सीढ़ियां उतरकर जीप में जा बैठा। ड्राइवर ने भी सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करके जीप को दायरे की सूरत में घुमाता हुआ वापस ले गया। जगल बार बार मुड़कर सीता की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी आंखों से उसकी नीयत को ताड़ दिया था और मेरा ख्याल बल्कि यकीन था कि वो दोबारा भी जरूर आएगा और उस वक्त तक आता रहेगा जब तक हम यहाँ हैं। कुत्ते का बच्चा। सीता ने दांत कचकचाए और इस तरह कपड़े झाड़ने लगी जैसे उसके हाथ लगाने से कपड़े मैले हो गए हों। शांति शांति, मैंने कहा। शांत रहो माय डियर, इस रास्ते का इंतखाब तुमने ही किया था। गुस्सा करने या तिल मिलाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो वो तुम्हारी सूरत देख कर गया है, लेकिन वो दोबारा भी आएगा। गुस्सा खाने की बजाय बेहतर है कि हम कुछ और खाने के बारे में सोचें। मसलन नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? ओह, सीता मुस्कुरा पड़ी। इस कमबख्त की वजह से मैं भूल ही गई थी कि हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। हमने झाड़ू वहीं छोड़ दिए। सीता थैले में से उबले हुए मटरों वाला एक डिब्बा निकाल लाई। उसने पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और जब पानी खोल गया तो डब्बा उसमें डाल दिया। मैं पानी की बाल्टी उठाकर बाहर ले आया था। मुंह हाथ धोकर फारिग हुआ तो सीता डब्बा खोलकर एक प्लेट में मटर निकाल चुकी थी। 10 मिनट डब्बा खोलते हुए पानी में रहने से मटर इस तरह गर्म हो गए थे जैसे ताजा पके हुए हों। उनके जायका में भी कोई फर्क नहीं आया था। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मटर खाते रहे। यही हमारा नाश्ता था। इस दौरान हम जगल के बारे में बातें भी करते रहे। मुझे यकीन था कि वो कोई न कोई शरारत करने की कोशिश जरूर करेगा। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी थी उसे मैंने बहुत कुछ समझ लिया था। हमारे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि बैठे बातें करते रहते या मंदिर का मुआयना करते रहते। नाश्ते से फारिग होकर सबसे पहले हमने मंदिर के फर्श से रेत साफ की कि हम इस सेवा के लिए यहाँ आए थे। अगर ये भी ना करते तो जगल की तरह आने वाला कोई शख्स किसी किस्म के शुबे में मुब्तला हो सकता था। रेत उड़ने से हमारे हुलिये बिगड़ गए थे। ये गनीमत था कि यहाँ पानी भी मौजूद था। मैं बाल्टी भरकर खुली जगह पर बैठ गया और पाजामे समेत नहाने लगा। नहाकर मैंने थैली में से दूसरा चोगा निकाल कर पहन लिया और पाजामा और कुर्ता धोकर रेत पर फैला दिया। मैंने पानी की बाल्टी भर कर रख दी। सीता नहाने बैठी तो मैं मंदिर के सामने वाली तरफ की सीढ़ियों पर बैठ गया और रेगजार की तरफ देखने लगा। उस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे। तेज धूप चमक रही थी और तपिश बढ़ रही थी। धूप में झिलमिलाती हुई रेत पर नजरें टिकाना भी मुश्किल हो रहा था। अपने पीछे हल्की सी आहट पाकर मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सीता मेरे करीब खड़ी थी। वो नंगे पैर थी, जिस्म पर साड़ी की तरह जर्द चादर लपेट रखी थी और बालों से पानी टिपक रहा था। गर्मी बढ़ रही है और हमें कई रोज यहाँ रहना होगा। वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, अभी तो 10 बज रहे होंगे। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। मैंने कहा। हम काफी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे। हिद्दत बढ़ गई थी। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। हम बाहर वाली सीढ़ियों से उठकर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में आ गए और एक बार फिर घूम फिर कर मंदिर का मुआयना करने लगे। इस दौरान ऊपर का एक चक्कर भी लगा कर आए थे। सीढ़ियां उतरते हुए सीता का धक्का लगने से मैं लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश में मेरा एक पैर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ पड़ा और मुझे यूं लगा जैसे उस जगह पैर का बोझ पड़ने से ईंट नीचे दब गई हो। मैं उछलकर एक तरफ हट गया। सीता ने भी मेरे साथ ही छलांग लगाई थी।
और फिर हल्की सी खटखट की आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। यूं लग रहा था जैसे कोई चीज अपनी जगह से हरकत करना चाहती हो लेकिन कोई रुकावट पेश आ रही हो। ये आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। मैंने मानी खेज निगाहों से सीता की तरफ देखा और झुककर सीढ़ियों के नीचे बैठ गया। खटखट की बहुत हल्की सी ये आवाज सीढ़ियों के नीचे दीवार के बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को घूरने लगा, मगर उस जगह गहरी तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हाथ से दीवार को टटोलने लगा। दीवार के साथ फर्श पर हाथ रखा तो बुरी तरह चौंक गया। मेरे हाथ को बहुत हल्का सा झटका लगा था। मैंने हाथ उसी जगह पर रोके रखा। वो ईंट बहुत खफीफ से अंदाज में अपनी जगह पर आगे पीछे हरकत कर रही थी। लगता था जैसे वो ईंट अपनी जगह से उठना चाहती हो, मगर कोई रुकावट थी जिससे वो मामूली सी हरकत करके रह जाती थी। ये देखो सीता, ये ईंट अपनी जगह से हरकत कर रही है, मैंने सीता से कहा। इसके साथ ही मेरे जहन में मंदिरों के अंदर खुफिया रास्तों और तहखानों का तस्वुर उभर आया। सीता मेरे करीब बैठ गई। ईंट को मुतहरक पाकर वो भी चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। खटखट की हल्की सी आवाज उस ईंट से उभर रही थी। कोई गड़बड़ है, सीता बुड़बुड़ाई। टॉर्च लेकर आओ, मुझे लगता है यहाँ कोई खुफिया रास्ता मौजूद है, मैंने कहा, और सीता उठकर कमरे से बाहर चली गई। हम अपने साथ एक टॉर्च और कुछ फाजल ड्राई सेल भी लेकर आए थे। उस कमरे में भी रेत की तह जमी हुई थी। गालिबन यहाँ आने वाले पुजारियों ने हमेशा मंदिर के मरकजी हाल और ऊपर की बालकोनियों और दीवारों वगैरह की सफाई पर ही तवज्जो मरकूज रखी थी और उन कमरों पर कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। एक रिहायशी कमरे के अलावा तमाम कमरों के फर्श रेत की तहों में छुपे हुए थे। मैं उस ईंट के आसपास से रेत हटाने लगा। चंद मिनट बाद सीता टॉर्च लेकर आ गई। उसकी तेज रोशनी में पहले मैंने उस ईंट का जायजा लिया। वक्फे वक्फे से उसमें बहुत मामूली सी हरकत पैदा हो रही थी। मैं रोशनी में फर्श के दूसरे हिस्सों और सीढ़ियों के नीचे दीवार का जायजा लेने लगा, लेकिन कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। सीता, मैंने कहा, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ वाली ईंट पर पैर रख कर खड़ी हो जाओ। सीता मेरा मतलब समझ गई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ी पर डाली। सबसे नीचे वाली सीढ़ी संगमरमर से तराशी हुई ईंटों से बनाई गई थी और उससे ऊपर की सीढ़ियों की तामीर में आम ईंटें इस्तेमाल की गई थी। सीता उस सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ मिली हुई ईंट पर पैर रख कर खड़ी हो गई। ईंट अब दब गई और सीता उछलकर नीचे उतर आई। यहीं पर कोई गड़बड़ है, वो उस ईंट की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसके लहजे में सनसनी की सी कैफियत नुमाया थी। मैं टॉर्च की रोशनी में उस ईंट का जायजा लेने लगा। वो दूसरी ईंटों के बराबर आ चुकी थी और हैरत की बात यह थी कि दूसरी मर्तबा उस ईंट के दबने से खटखट की वो हल्की सी आवाज खत्म हो गई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों के नीचे वाली ईंट का जायजा लिया। उसमें भी अब कोई हरकत नहीं थी। मैंने टॉर्च सीता को थमा दी और उसकी रोशनी में उस जगह से रेत साफ करने लगा। मैंने खासा लंबा चौड़ा रकबा रेत से साफ कर दिया। पूरा फर्श संगमरमर की ईंटों का था और उन्हें इस तरह जोड़ा गया था कि उनमें बहुत मामूली सी जुरियां नजर आ रही थीं, जिनमें रेत भरी हुई थी। मैं नाखनों से उस ईंट के अतराफ की जुरियों से रेत निकालने लगा। सीता ने एक बार फिर सीढ़ी वाली ईंट को दबा दिया। फर्श वाली ईंट में फिर हरकत पैदा हुई। इस मर्तबा यह हरकत पहले से नुमाया थी। 1 मिनट, मैं चाकू लेकर आती हूँ, उसकी नोक से रेत साफ करो, सीता ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। इसमें अब शुबे की कोई बात नहीं रही थी कि सीढ़ी वाली ईंट का कोई ताल्लुक फर्श की ईंट से भी था। अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म था जो दोनों में कोई राब्ता कायम किए हुए था और अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना या खुफिया रास्ता मौजूद है। सीता मुझसे भी ज्यादा सनसनी की कैफियत में मुब्तला थी। वो 2 मिनट बाद ही चाकू लेकर वापस आ गई। मैंने चाकू की नोक से फर्श की ईंट के अतराफ की जुरियों से रेत अच्छी तरह साफ कर दी और सीता को इशारा किया। वो सीढ़ी वाली ईंट पर पैर रख कर खड़ी हो गई। फर्श की ईंट में फिर हरकत पैदा हुई। इस मर्तबा वो अपनी जगह से तकरीबन 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाई थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जुरियों में रेत भरी हुई होने की वजह से इस ईंट को पूरी तरह ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं चाकू की नोक से जुरियों में रेत साफ करता रहा। तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद सीढ़ियों वाले पत्थर के मैकेनिज्म को बार बार इस्तेमाल करने से फर्श की ईंट तकरीबन 3 इंच ऊपर आ गई, जिसे मैंने दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ी सी मेहनत से बाहर खींच लिया। उस ईंट के नीचे तकरीबन 8 इंच गहरा खड़ था, जिसमें नीचे एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात नुमाया थे। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। उस कुंडे को खींचो, यहाँ यकीनन कोई तहखाना है, वो सरसराती हुई आवाज में बोली। मैंने 2 उंगलियां कुंडे में फंसा ली और उसे इधर उधर हरकत देने के बाद ऊपर खींचने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। जरा सी कोशिश से कुंडा ऊपर आ गया और उसके साथ ही बहुत खफीफ सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। हम दोनों उस कुंडे को देख रहे थे। गर्म हवा हमारे चेहरों से टकराई तो हम दोनों ने बैक वक्त सर उठाकर देखा। सीढ़ियों के नीचे हमारे सामने दीवार शक हो रही थी।
और गर्म हवा उसी खला से आ रही थी। उस हवा में गैस जैसी बू थी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और सीता का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर आ गया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।